नमस्कार, मैं हूं सिकता देव और स्वागत है आपका एनडीटीवी के इस खास शो द ग्रेट क्लाइमेट चेंज चैलेंज में। इस साल देश के कुछ इलाकों में जब भीषण गर्मी से वो जूझ रहे थे तो दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड्स ने हम सबको डरा दिया। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी लाल किले तक पहुंच गई। वहीं पंजाब में नदियां लोगों के घरों के अंदर बह रही थी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पहाड़ पर्वत पर बने मकान, पुल और रेलवे ट्रैक्स ऐसे तबाह हुए जिसे देखकर लगा कि जैसे हम कोई काल्पनिक दुनिया में पहुंच गए हैं। लेकिन ये आज की हकीकत है, विकास और निर्माण की सच्चाई, पर्यावरण बनाम विकास की खींचतान। हाँ, औसत से ज्यादा बारिश जरूर हुई इस साल, लेकिन नदियों ने अपना रास्ता नहीं बदला। हम नदियों के रास्ते पर बस गए हैं। पहाड़ अपने आप दरक नहीं रहे, वो अपने आप नहीं खिसक रहे। हमने उन पर निर्माण का बोझ इतना बढ़ा दिया है कि उनकी जो नींव है वो कमजोर हो गई है। देश में तेजी से इलाकों का शहरीकरण हो रहा है, जिससे इन जगहों पर भीड़, प्रदूषण, ट्रैफिक आदि भी लगातार बढ़ रहे हैं। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के एक अनुमान के मुताबिक इन शहरी इलाकों में साल 2030 तक देश की 40% आबादी बसेगी और इसी आबादी का देश की जीडीपी में 75% का योगदान होगा। इसलिए जरूरी है कि इन इलाकों पर बात शुरू हो। सरकार और समाज मिलकर शहरी इलाकों को एक सस्टेनेबल सिटी या टाउन बनाने पर काम शुरू करें। नीतियां और इजाद जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर इन शहरों को तैयार करें। एनडीटीवी का ग्रेट क्लाइमेट चेंज चैलेंज शो एक पहल है कि हम सब एक टेबल पर बैठकर एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करें जिसमें पुराने नए शहरों के लिए आगे का रास्ता निकले। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस वक्त बेहद खास पैनल आशीष चतुर्वेदी, हेड ऑफ एक्शन फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट यूएनडीपी इंडिया, सुदेशना चैटर्जी, प्रोग्राम डायरेक्टर सस्टेनेबल सिटीज एंड ट्रांसपोर्ट WRI इंडिया, और मोनीश जो फाउंडर हैं एंड स्टूडियोज के। और एक बेहद इंटरेस्टिंग ऑडियंस का पैनल हमारे साथ भी है। आप सभी का स्वागत है इस खास शो में। और आशीष, जो मैंने शुरुआत में कहा, हमने जो अपने छोटे बड़े शहरों में इस साल जुलाई में देखा और अब भी देख रहे हैं, डरावनी तस्वीर है, लेकिन हुआ क्या है? देखिए, जलवायु परिवर्तन जिसके बारे में हम काफ़ी सालों से बात करते चले आ रहे हैं, वो एक सच्चाई बन गया है और हम उसी को फील कर रहे हैं अपने घरों में, अपनी लाइव्स में। हम रोज़ जब बाहर जाते हैं तो हमें लपटे तरह देयर इनगल्फिंग अस, है ना। हीट वेव्स आ रही हैं, फ्लड्स हो रहे हैं, एंड ये अर्बन एरियाज़ में, हमारे शहरों में, ये हमारे बहुत ही, इट्स अ वाइसरल फीलिंग, एक आप इंडिविजुअली फील कर पा रहे हैं उस चीज़ को। तो क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी बन गया है। वो अभी यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा था कि क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग के बजाय अब हमें ग्लोबल बॉइलिंग के बारे में बात करनी चाहिए। सो आई थिंक वो रियलिटी हमारे सामने है, हमारे समकक्ष है, और हम लोग उसको जूझ रहे हैं उससे। आज 150 साल 200 साल से जो आधुनिकीकरण हो रहा है, जो ग्रोथ प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड डेवलपमेंट हो रहा है, उसी के कारण ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हुआ है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जैसे आपने बात की फ्लड्स की, और टेम्परेचर वेरिएशंस बढ़ रहे हैं। तो ये सब चैलेंजेस हम डेली फेस कर रहे हैं, और ये रियलिटी इज कमिंग होम मोर एंड मोर, एंड दैट्स व्हाट पॉलिसी मेकर्स, हमारे नीति निर्माता भी इस बात को काफी तेजी से रियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बट देयर विल ऑलवेज बी अ गैप, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू प्ले कैच अप। जी बिल्कुल। 15 अगस्त के अपने भाषण में सुदेशना प्रधानमंत्री ने भी क्लाइमेट चेंज का जिक्र किया। इस मोर्चे पर भारत बहुत आगे बढ़ चुका है, उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन जो कुछ दिल्ली में हुआ, खास तौर से देश की राजधानी है और कमर तक पानी में लोग डूबे हुए थे, तो हम बिल्कुल तैयार नहीं है इस वक्त। नहीं जी, बिल्कुल तैयार नहीं है। और आपने जैसे बताया पहले, बहुत ही सही बताया, ये जो शहरीकरण का काम चल रहा है, इतना हम जो पेस ऑफ अर्बनाइजेशन जो हम देख रहे हैं, वो ऐसे हो रहा है विदाउट, मोस्ट ऑफ द टाइम विदाउट प्लानिंग हो रहा है। जैसे शहर के तो प्लान्स होते हैं, पॉलिसीज होते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेड नहीं होते ठीक से, जिसके कारण आप यही अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस, जितने हमारे रिवर्स है, वेटलैंड्स है, मैनग्रोव्स है, हम सब में एनक्रोच कर रहे हैं। बहुत सारी पॉलिसीज तो है ये सब प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन पॉलिसीज का जो एनफोर्समेंट नहीं हो पा रहा है, मास्टर प्लान का भी एनफोर्समेंट नहीं हो रहा है, जिसके वजह से जैसे आप
आप दिल्ली देखिए, बेंगलोर देखिए, सारे शहर के बाहर जो ग्रीन स्पेसेस होते हैं, कभी कभी वो प्रोटेक्टेड जोन माना जाता है, लेकिन वो प्रोटेक्टेड जोन में हम बहुत अच्छी तरह अर्बनाइजेशन हमारा जो है शहर आगे बढ़ रहे हैं, निर्माण हुआ है बिना जहाँ सोचे भी है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हुआ है। तो युवा भारत की हम बात करते हैं, आज आप जैसे युवाओं की हमें बहुत ज़रूरत है मोनीश, और आपने जो काम किया, इनोवेटर्स की बात होती है जब क्लाइमेट चेंज या फिर क्लाइमेट एक्शन से जुड़ी चीज़ें हैं तो इसमें इनोवेटर्स का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। अभी जिस तरीके से हम लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं उससे एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है। सिर्फ बिल्डिंग डिज़ाइन करना एक चीज़ है कि जिस तरीके से हम बनाते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स कौन सा कंज्यूम करते हैं और किस तरीके से डिज़ाइन हम करते हैं, उससे जो हीटिंग लोड्स और थर्मल कंफर्ट, इससे भी काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट असर पड़ता है। पहले जितना भी बिल्डिंग्स बनते थे वो सब नेचुरल वेंटिलेशन और एक और बेसिक पैसिव डिज़ाइन जो होता है बिल्डिंग डिज़ाइन का, उसी से हम लोग पूरा कूलिंग और थर्मल कंफर्ट वगैरह जनरेट करते थे। तो हमारा काम अभी ऐसा है कि जिससे क्या बिल्डिंग एनवेलप्स जो जिससे हीट पूरा अंदर बिल्डिंग के अंदर जाता है, क्या हम हीट को उसी वहीं पर रोक दें और जैसे हवा उससे पास करके अंदर जाते है उसी को ठंडा करे, तो बिल्डिंग के अंदर जो थर्मल कंफर्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं और हीटिंग की जो रिक्वायरमेंट को जो तैयार किया वो टेराकोटा कूलिंग सिस्टम का नाम दिया है आपने। इससे क्या एसी पंखों की कम जरूरत पड़ेगी? कम, यस डेफिनेटली एसी पंखों की कम जरूरत पड़ेगी। तो आप मोनीश को आप लोग सुन रहे हैं, इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं, आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप जब पढ़ लिख कर आगे बढ़ें तो क्लाइमेट चेंज के मोर्चे पर भी आप लोग काम करें। कुछ सवाल है हमारे पैनलिस्ट से जो आपको लग रहा है कि जो इस वक्त आपको परेशान करिए। जी सर, हमारे संविधान में हमें राइट दिया गया है, राइट टू लाइफ। इसी को एक्सटेंड करके सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। लेकिन झुग्गी झोपड़ियों के अंदर जो लाइफ होती है कतई भी डिग्निफाइड नहीं होती। ये सीधा सीधा हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। कोई इसके बारे में बात नहीं करता। ये तो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश में, सिर्फ नहीं, बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज में। इसका अगर आप मूल पे जाएंगे तो क्यों हो रहा है ये? इसलिए होता है, जैसे किसी ने आपने पहले माइग्रेशन के भी बात किए हैं, लोग क्यों आते हैं शहर में? दे कम फॉर अ बेटर लाइफ, दे कम फॉर वर्क, बेटर पे विच दे आर नॉट गेटिंग रूरल एरियाज में जो उनको नहीं मिल रहा है। लेकिन जब आ रहे हैं, हमारे जो हाउसिंग स्टॉक है शहर में बहुत ही लिमिटेड है और वो अनअफोर्डेबल है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप इकोनॉमिक सिस्टम देखेंगे, शहर में ज़्यादातर 80% जो इकोनॉमिक है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी है। लोग आके दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर फॉर्मल जॉब्स जब आ रहे हैं शहर में, वो मोस्टली इनफॉर्मल जॉब्स कर रहे हैं जो बहुत ही लो वेज है, उनसे वो अपना जुगाड़ा नहीं कर पा रहे। तो हाउसिंग तो दूर की बात है और हमारे देश में बहुत ज्यादा शॉर्टेज है अफोर्डेबल हाउसिंग का। लेकिन हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग गोइंग टू ये जो आप बोल रहे हो, जो पीपल लिविंग इन इनफॉर्मल सेटलमेंट्स इज अ ह्यूज area of work, and I think every government will keep working on it, but we have to work on it. कोई और रास्ता नहीं। लेकिन ऐसी क्या नीति बने कि जो मार्जिनलाइज सोसाइटीज हैं हमारे बड़े शहरों में, और जो कतार में जो आखिरी इंसान है, वो उसको ज्यादा परेशान किए बगैर क्लाइमेट एक्शन हो पाए बड़े शहरों में? आई थिंक हमें उन्हें इन्वॉल्व करना पड़ेगा क्लाइमेट एक्शन में। हमें ये मानसिकता छोड़नी पड़ेगी कि जो मार्जिनलाइज्ड है वो बेनिफिशियरी है किसी चीज़ का। हमें ये मानसिकता, उन्हें एक्टिव पार्टनर्स बनाना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस, जितना भी कबाड़ी वाले हैं, वेस्ट पिकर्स हैं, आप उन्हें सोच सकते हैं कि वो दे शुड बिकम बेनिफिशियरीज ऑफ क्लाइमेट एक्शन, बट वो लोग तो एक्चुअली काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने में, क्लाइमेट चेंज से डील करने में। यूएनडीपी में हम लोग काम कर रहे हैं इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स के साथ। एक द्वारका में हम लोगों ने एक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी लगाई थी दिल्ली सरकार के साथ, जहाँ पे काफ़ी सारे वेस्ट मैनेजमेंट जो वर्कर्स हैं, राइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिरामिड, माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो लोग की दिल्ली में आए थे। सबसे आसान काम क्या होता है? आप ये कह रहे हैं कि साथ लेकर चलना होगा, उनको एक्टिव एजेंट्स बनाइए फॉर चेंज। एक्टिव एजेंट्स बनेंगे तभी बड़ा बदलाव आएगा। तो हम इन बड़े बदलावों पर, समाधानों पर बातचीत जारी रखेंगे। लौट रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
एनडीटीवी में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बढ़ते शहरीकरण के बीच हम ऐसे क्या क्लाइमेट एक्शन लें कि हमारे जो बड़े शहर हैं वो आपदाओं से निपटने के लिए, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहें। और इस गंभीर मुद्दे पर बहुत सारे सवाल हैं हमारे यहाँ स्टूडियो में मौजूद ऑडियंस से, तो शुरुआत उनसे ही करते हैं। जी, आपका सवाल। नमस्कार, मेरा नाम लावण्या शर्मा है। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि अगर हम लोग ये जो भी हमारे अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस हैं, अगर इनको हम टैकल नहीं करते हैं तो फिर हमारी इकोनॉमी पे इस चीज़ का क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या ये जो 30 मंजिला और 40 मंजिला इमारतें हैं ये सब सस्टेनेबल हैं? हम जब सस्टेनेबल सिटीज़ के बात करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट कॉम्पैक्ट कनेक्टेड सिटीज़। तो अर्बन फॉर्म को अगर हमको शहरीकरण का जो काम है उसको कॉम्पैक्ट करना है, मतलब हमें वर्टिकली जाना ही होगा ऊपर। लेकिन वर्टिकली हम कहाँ जा सकते हैं? जहाँ पे हमारे सर्विसेज मौजूद है। हम अभी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की भी बात करते हैं। मेट्रो कॉरिडोर्स जहाँ पे है, जहाँ पे बस रूट्स है, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट लिंक्स है, आप उसके ऊपर हाई राइज कर सकते हैं। हमें ये भी देखना है वहाँ पे वाटर टेबल क्या है, what kind of pressure will a high rise building put on the natural resources of that area। ये सब समझ के हमें ये सब सारे डिसीजंस लेना चाहिए। तो हम अभी ग्रीन जीडीपी के भी बात करते हैं कि जब हम जीडीपी कैलकुलेशंस करते हैं, हमको एनवायरनमेंट के ऊपर जो असर पड़ रहा है, जो एक्सटर्नैलिटीज के हम बात करते हैं नेगेटिव, उसको भी कंप्यूट करके उधर वो हिसाब में लाना चाहिए। आशीष, जो आप यूएनडीपी बहुत काम कर रहा है इस मोर्चे पर, लेकिन जो सवाल है उसका दूसरा पहलू है। क्लाइमेट चेंज का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, लेकिन ये भी सच है कि अर्थव्यवस्था का असर क्लाइमेट पर भी पड़ रहा है, क्योंकि विकास माने हम ग्रोथ स्टोरीज हम दिखा रहे हैं, लेकिन उसका असर कहीं ना कहीं पर्यावरण झेल रहा है, जो हम आज देख रहे हैं सारे राज्यों में। तो ऐसे में ये बैलेंस कौन तय करे और ये बैलेंस कहाँ से आएगा? बैलेंस नीतियों से आएगा। अगर आप चाहते हैं कि नीतियां कैसी बन रही हैं, उनसे बैलेंस पे अटेम्प्ट किया जा सकता है। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जैसे कि अगर आप कह रहे हैं कि शहरीकरण होना है, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज आपको क्रिएट करनी है, अगर आप कह रहे हैं कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन देना है, आप डिसेंट्रलाइज कर दें, अगर आप ईवी रिक्शाज लगवाएं, जो कि कुछ शहरों ने लगवाने की कोशिश की है, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट करते हैं। इट्स नॉट एज इफ कि आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर जाइएगा एक फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, वेल वन टाइप ऑफ इकोनॉमी टू अनदर, बट देयर इज अ incremental change. There are of course trade-offs and between environment and development, and I think इस बार भारत की जो G20 प्रेसिडेंसी है उसमें ये बड़े evocatively लिखा गया है कि we should try and minimize the trade-offs between environment and development, and green growth pact की भी जो बात है उसमें ये बड़ी explicitly acknowledge किया गया है कि trade-offs को minimize करना चाहिए। Renewable energy is a great opportunity, राइट, कि भाई हम कैसे इस बात को आगे बढ़ा सकें कि हम इन्वेस्टमेंट्स करें रिन्यूएबल एनर्जी में। तो अगर हम कह रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल से हमें परेशानी है, तो रिन्यूएबल एनर्जी पे हमारा बहुत एम्बिशियस टारगेट भी है। हम एफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन की कैसे बात करते हैं, हम अपने अर्बन एरियाज में ग्रीनिंग कैसे करते हैं, हम वेस्ट को कैसे एक रिसोर्स की तरह मानने की कोशिश करते हैं। सो आई थिंक देयर आर लॉट्स ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड हमें वो मैक्सिमाइज करनी चाहिए, एंड उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट का काफी तालमेल जरूरी भी है, और जो कुछ पॉलिटिक्स इसमें बीच में नहीं आनी चाहिए। लेकिन मोनिश, बहुत आइडियाज हैं कि क्या बदलाव किए जा सकते हैं बड़े शहरों में एक तरह से सस्टेनेबल लिविंग के लिए, और आप जैसे इनोवेटर्स के पास भी आइडियाज हैं, लेकिन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने में, उस चीज को बनाने में, गैजेट को बनाने में पैसे लगते हैं, फंड्स लगते हैं। क्या वो एक चुनौती रहती है कि आइडियाज की बैकिंग कौन करेगा? आइडियाज़ जितना भी है, अभी रिसेंटली हमने देखा अभी स्टार्टअप इंडिया के थ्रू काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ने कोशिश किया कि स्टार्टअप्स को प्रमोट करें और उनको सपोर्ट करें उसमें। तो एक तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाता है, और दूसरा एट अ पॉलिसी लेवल ऑल्सो कि अगर हमें किसी आइडिया को स्केल अप करना है, फॉर इंस्टेंस अगर मैं अपना काम की बात करूं, पैसिव कूलिंग की अगर हम बात करते हैं, कहीं पे ये पॉलिसी नहीं है कि बिल्डिंग्स के अंदर नेचुरल वेंटिलेशन एक मैंडेटरी चीज़ होना चाहिए, एटलीस्ट मान के चलिए कि 30 to 40% या कुछ तरीके से। कोई ऐसा लॉ नहीं है जो लोगों को रिस्ट्रिक्ट करे कि आप इससे ज़्यादा एनर्जी आप कंज्यूम नहीं कर सकते फॉर कूलिंग। किसी ने आपने ये भी पूछा था कि एनर्जी के बारे में, अगर एनर्जी को कैसे हम कम कर सकते हैं। बिल्डिंग्स में
40% एनर्जी जो हम कंज्यूम करते हैं बिल्डिंग्स के अंदर, वो सिर्फ कूलिंग नीड्स के लिए कंज्यूम करते हैं। तो ऐसा पॉलिसीज भी होना चाहिए जो स्टार्टअप्स को, नए नए इनोवेशंस को सपोर्ट करे। एरा ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, वेस्टफुल कंजम्पशन इज ओवर। आई थिंक जो कहते थे कि भाई एक अमेरिकन वे ऑफ लाइफ क्या पूरी दुनिया जी सकती है, वो नहीं जी पाएगी। ये यूरोप में काफ़ी टैसिटली उनके प्रेसिडेंट मैक्रोन जो हैं फ्रांस के, उन्होंने कहा कि द एरा इज ओवर, ऑफ अनट्रैमल्ड प्रॉस्पेरिटी इज ओवर। तो आई थिंक वो हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि हम जो मॉडल्स, जो ट्रेडिशनल मॉडल्स ऑफ ग्रोथ थे, उनको हम ऐसे अब नहीं, मतलब we can't live them right now. The flip side of it is हम किस तरीके के changes lifestyles में लाते हैं। तो भारत सरकार ने एक बड़ा सा मुहिम छेड़ी है called Lifestyle for Environment, मिशन लाइफ, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की थी, एंड वो एक G20 में भारत का एक बड़ा अहम मुद्दा भी रहा है कि कैसे हम लाइफस्टाइल्स को फॉर एनवायरनमेंट को प्रमोट करें। वाटर कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन, सबके लिए हमें मैसिव इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत नहीं है। एक आखिरी सवाल, आप अवेयरनेस के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे जी। नमस्कार, मेरा नाम स्नेहार्गा है। मेरा सवाल ये है कि हम जनरल पब्लिक में अवेयरनेस कैसे क्रिएट करें, बिकॉज देयर इज इग्नोरेंस। देयर आर पीपल लाइक दे आर यूजिंग इंडक्शन एंड दे आर डूइंग देयर ओन पार्ट, बट द जनरल पब्लिक इज नॉट अवेयर अबाउट दिस इशू। एक एक सेंटेंस में अगर आप, मैं तीनों से रिएक्शन। आई थिंक अवेयरनेस स्कूलिंग में स्टार्ट होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट, not just as programs, but as a subject. Climate change and sustainability should be part of curriculum. I think media plays a very important role in creating awareness, in showing positive stories of how change is happening at an individual level, family level, community level. So that people, you show them and tell them also. आई थिंक इन्फ्लुएंसर्स और चेंज मेकर्स, आज की दुनिया में जो यंग लोग हैं वो काफ़ी सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो आई थिंक इन्फ्लुएंसर्स कैन एक्चुअली प्ले अ वेरी बिग रोल कि कैसे लाइफस्टाइल्स फॉर एनवायरनमेंट उन्हें, बट इट शुड बी बैलेंस्ड ना। ऐसा ना हो कि वो हर जगह देखे जाएं वेस्टफुल कंजम्पशन करते हुए, लेकिन सिर्फ बोलें कि वो ग्रीन लाइफस्टाइल्स जी रहे हैं। सिमिलरली आई थिंक मीडिया के बारे में ये बोल चुकी हैं, बट ऑल्सो गवर्नमेंट इटसेल्फ, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में जितने रिसोर्सेज होते हैं, एंड आई विल कम बैक टू मिशन लाइफ अगेन, कि कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं आप जमीन तौर पे थ्रू गवर्नमेंट मशीनरी, आई थिंक बहुत कम लोगों के लिए पॉसिबल हो पाएगा। तो अगर हम ये मैसेज दिलवाएं राइट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट डाउन टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस लेवल एंड बियॉन्ड टू द पंचायत लेवल, कि कैसे लाइफस्टाइल्स फॉर एनवायरनमेंट शुड बी प्रमोटेड। सब कुछ सरकार पर या पॉलिसी मेकर्स पर नहीं छोड़ना चाहिए, अपने अपने घरों से छोटी छोटी शुरुआत करें। जैसे कि आपने कहा स्कूल में समझाएं तो शायद बच्चे घर जाकर अपने माता पिता को कह सके कि हमने स्कूल में आज ये सीखा, लेट्स ट्राई दिस एट होम। तो बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबका। और लेकिन आज इतना ही है इस शो में, लेकिन इस वादे के साथ ये खत्म हो रहा है कि एनडीटीवी पर जलवायु परिवर्तन पर बातचीत होती रहेगी, समाधानों पर चर्चा उम्मीद देती है। इसलिए जरूरी है कि हम और आप क्लाइमेट चेंज पर आमने सामने बैठकर बात करते रहें और हमारे एक्सपर्ट्स हमारी पहल को आसान बना देंगे। नमस्कार।